हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अपने जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं और आप अच्छे से रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें। अगर आपने नोट्स बना लिए हैं या नहीं बनाए हैं, जैसे भी आप तैयारी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन पे ध्यान दें। और हम यहाँ पर पढ़ते हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में हम काफ़ी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और हिंदी साहित्य के ग्रंथ को हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी हैं और आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल बेस्ट चॉइस होगी कि आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर के देखें। आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट वहाँ पे मिलेगा और आपका रिवीजन में बिल्कुल एकदम अच्छे से मतलब आप बेस्ट कर पाएँगे, अच्छे से रिवीजन आप कर पाएँगे। तो यहाँ पर मैं लेके आती हूँ मोस्टली जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, मैं वन लाइनर में ही यहाँ पे लेके आती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे जो खाली काव्य संग्रह और या फिर उनका जीवन परिचय इतना अब नहीं पूछा जाता। बदलते हुए पैटर्न पे आप जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उनसे जुड़े हुए और भी अन्य तथ्य होते हैं, जो हम सोच भी नहीं पाते कि ये पूछा जा सकता है, वो आजकल क्वेश्चन ट्रेंड में है और वही पूछे जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाती हूँ। इसमें मेनली थोड़ा ये मत सोचना आपकी लॉन्ग वीडियो है, नहीं, बिल्कुल आप अगर सुमित्रानंद को यहाँ से पढ़ेंगे, तो आपका एक-एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का हो, बस उनका पैटर्न क्या है कि चेंज कैसे किया जाता है। उसमें मैचिंग में दे देते हैं, नहीं में पूछ लेते हैं, तो बस इतना ही होता है। तो आई थिंक आप अच्छे से अगर रिवीजन करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। हम पीछे अगर पर्सनल की बात करें, तो जैसे हम उसको जयशंकर प्रसाद जी को और मैथिली शरण गुप्त जी को पढ़ चुके हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी को हमने पढ़ा है, जो मुझे लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको मैंने यहाँ पर लिया है। बाकी हम क्या है कि सिंपली पूरे युग का एक बार भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम सुमित्रा नंदन पंत के बारे में पढ़ेंगे। इनके बहुत ज़्यादा पॉइंट थे, तो मैंने इनको अकेले ही लिया है यहाँ पर। तो देखें यहाँ पर, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना, आप बताना कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनका जन्म देखेंगे यहाँ पे। जन्म तो पता ही होना चाहिए, हर लेखक का पता होना चाहिए, हर कवि का पता होना चाहिए, ठीक है? कि उनका जीवन काल कब से कब तक रहा। तो सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 1920 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी गाँव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 1920 में इनका जन्म हुआ था, अल्मोड़ा जिले के कौसानी गाँव में, ठीक है? ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, बचपन में ही पंत जी की जो माँ थी सरस्वती जी, उनका क्या हो गया था? निधन हो गया था और इसीलिए इनका जो पालन-पोषण है वो प्रकृति की गोद में हुआ, ठीक है? इनकी माँ का जल्दी ही बचपन में ही देहांत हो जाने की वजह से ये काफ़ी समय तक क्या है कि प्रकृति की गोद में रहते थे, यानी कि खुले वातावरण में रहते थे। तो प्रकृति को ये अपनी माँ मानते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, पंत को भावनाओं का कवि कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भावनाओं का कवि किसको कहा जाता है? पंत जी को, क्योंकि उनके काव्य में संघर्ष, ममता और पौरुष का क्या है? अभाव है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और हम यहाँ पे सोच रही हूँ मैं कलर चेंज कर लेते हैं हम। चलिए, उनके काव्य में संघर्ष, ममता और पौरुष का क्या है? अभाव है। आई थिंक ये कलर भी ठीक नहीं है। तो चलें यहाँ पर, इनका इसका जो पता है, उनकी कविता आँसू से चलता है। किससे चलता है? आँसू। वे भावनाओं की कमी है, तो ये बात किससे पता चलती है? उनकी एक कविता है आँसू, उससे पता चलता है। और पंत जी की अगर प्रथम कविता की हम बात करें, तो ये है गिरजे का घंटा, जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी। 1916 में ही अगर हम बात करें, तो निराला जी की जूही की कली भी प्रकाशित हुई थी, ठीक है? जूही की कली, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। पहली कविता थी उनकी भी, जो प्रकाशित हुई थी 1916 में, तो ये आप याद रखेंगे। और पंत जी को लेकर विद्वानों के अलग-अलग मत रहे हैं, तो ये क्या है, ये हम देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं
कि यदि छायावाद के नाम से एक वाद ना चल गया तो पंत जी स्वच्छंदता के स्वाभाविक मार्ग पर ही चलते। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। और उनका दूसरा कथन है, ये भी शुक्ल जी ने ही कहा है कि पंत जी की ही रहस्य भावना स्वाभाविक है, सांप्रदायिक नहीं है। पंत जी की जो रहस्य भावना है ये स्वाभाविक है, सांप्रदायिक नहीं है। ये भी शुक्ल जी का कहना है। शुक्ल जी ने और भी इनके बारे में बोला था। तो क्या कहा था उन्होंने कि प्रकृति का सीधा संबंध पंत का ही दिखाई पड़ता है। यानी कि इन्होंने प्रकृति का सीधा संबंध किसका बताया है? पंत जी का बताइए। शुक्ल जी के कथन है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कई कथन दिए हैं किसके लिए? पंत जी के लिए। और कलावाद के प्रभाव से जिस सौंदर्यवाद का चलन यूरोप के काव्य क्षेत्र के भीतर हुआ उसका पंत जी पर पूरा प्रभाव दिखाई देता है। किसका प्रभाव दिखाई देता है? सौंदर्यवाद का चलन जो यूरोप में हुआ था वही किस पर दिखाई दिया? पंत जी पर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये सारे के सारे शुक्ल जी ने बोले हैं। और शुक्ल जी ने इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कह करके बुलाया है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? पंत जी को। और किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। शुक्ल जी इनको छायावाद का प्रतिनिधि कवि भी मानते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसको कहा जाता है? तो ये पंत जी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। कितने? 4 चरणों में बांटा है। सबसे पहले इनकी आती हैं जो छायावादी रचनाएं हैं, ये 5 हैं। कितनी रचनाएं इनकी? 5 रचनाएं हैं। तो एक तो है उच्छ्वास, जो 1920 में, ये इनका प्रथम काव्य संग्रह है। उच्छ्वास इनका प्रथम काव्य संग्रह जो 1920 में प्रकाशित हुआ था। ये छायावादी रचनाएं हैं, इस पर और किसी का प्रभाव नहीं है ना, ऐसा समझ लेना। और ग्रंथि भी 1920 में, वीणा 1927, पल्लव 1928 और गुंजन 1932। ये इनकी छायावादी रचनाएं हैं 5। ये आप ध्यान रखेंगे। प्रगतिवादी रचना की अगर हम बात करें तो युगांत, युगवानी और ग्राम्य। युगांत 1936 में, जयशंकर प्रसाद जी की जो कामायनी है वो भी 1936 में ही छपी थी। और युगांत 1936 में ये प्रगतिवादी जी का है। प्रगतिवादी रचना है किसकी? पंत जी की। और युगवानी की अगर बात करें तो 1939, ग्राम्य 1940। ठीक है, ये प्रगतिवादी रचनाएं मानी जाती हैं, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर अंतश्चेतनावादी रचनाएं। इनकी अंतश्चेतनावादी रचनाएं कौन सी हैं? तो स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और युगपथ। स्वर्ण किरण 1947, जबकि हमारा देश आजाद हुआ था तो इन्हें स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि। ठीक है, यानी कि देश आजाद हो गया तो इसका मतलब क्या मिल गया? स्वर्ण मिल गया। किसको मिल गया? पंत जी को मिल गया। ठीक है, तो दोनों रचनाएं स्वर्ण के नाम से आसानी से याद हो जाएंगी। युगपथ 1949। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर नव मानवतावादी रचना, इनके 4 चरणों में बांटा गया है ना। तो छायावादी, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी और नव मानवतावादी, यानी कि मूलतः प्रगतिवादी थी। इसमें देखेंगे युगांतर 1948, उत्तरा 1949, रजत शिखर 1949, शिल्पी 1952, प्रतिभा 1956, कला और बूढ़ा चांद 1959, चिदम्बरा 1956, लोकायतन 1964, वाणी, इनका ईयर दिया हुआ है, प्रकाशन वर्ष दे रखा है यहाँ पर क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। बाकी वाणी, पतझड़, एक भाग क्रांति, गीत हंस, शंख ध्वनि, किरण वेला, पौ फटने से पहले, समाधिता और शशि की तरी, ये भी इनके कुछ काव्य संग्रह हैं जो ऐसा नहीं है कि अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनको हम मानते हैं वही पूछे जाते हैं, तो जिनको इम्पोर्टेंट नहीं समझते उनको छोड़ देते हैं। आजकल वो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, तो इनको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर पंत के काव्य, नाट्य बोलिए, एक नाटक। इनके नाट्य कौन से हैं? तो रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण, अतिमा, मधुवन, छाया, युग पुरुष, मानसी और ज्योत्सना। ठीक है, ये इनके नाटक हैं।
रजत शिखर, शिल्पी, सवर्ण, अतिमा, मधुबन, छाया, युग पुरुष, मानसी और ज्योत्सना। मानसी हमने राम नरेश त्रिपाठी जी का भी पढ़ा है, राम नरेश त्रिपाठी की भी एक रचना है मानसी के नाम से, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये कंफ्यूजन हो जाता है इनमें जब हम अलग अलग देखते हैं तो इनको आप अच्छे से बिल्कुल कहीं पे नोट्स जहाँ बनाते हैं ना, तो कंफ्यूजन वाली रचनाएं एक पेज में अलग से लिख कर रखें और पेपर से पहले उनका रिवीजन तो जरूर ही करें, क्योंकि ये ज्यादातर आजकल पूछ ली जाती हैं। तो मानसी, ज्योत्सना, ठीक है। पंत के खंड काव्य कौन से हैं? तो अवगुंठित, मेघनाद वध और राजशेखर। मेघनाद वध आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये एक और कवि का भी है, और वो कौन से कवि हैं? द्विवेदी युग के मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी का भी है मेघनाद वध, और ये किसका है? सुमित्रा नंदन पंत जी का भी है, ठीक है। और ये इनका भी खंड काव्य है, तो ये याद रखेंगे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे इनका और एक दो कथन है जो कहे थे, किसने? आचार्य दूसरे जो विद्वान है उन साथियों ने। तो नंद दुलारी वाजपेयी जी कहते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी जी क्या कहते हैं कि छायावाद का प्रवर्तक पंत ही हो सकते हैं, यानी कि इनको प्रवर्तक किसने माना है? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने माना है। और कृष्णदेव झारी का कहना है कि छायावाद का विष्णु पंत थे। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो छायावाद के 4 जो मुख्य कवि हैं उनको नाम दिए गए हैं, ठीक है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी को ब्रह्मा कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को क्या कहा जाता है? महेश या रुद्र के नाम से जाना जाता है, और सुमित्रा नंदन पंत जी को विष्णु माना जाता है, और महादेवी वर्मा जी को देवी या शक्ति का रूप माना जाता है, दुर्गा का रूप, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और विष्णु किसने कहा था? कृष्णदेव झारी ने कहा था। विद्वानों ने पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि माना है, यानी कि ये सर्वमान्य मत है। पंत जी का जो मूल नाम था वो गोसाई दत्त था, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, जब ये 10 वर्ष के हुए, पहले इनका जो मूल नाम था बचपन में वो क्या था? गोसाई दत्त। जब ये 10 वर्ष के हुए तो इनका नाम क्या रख लिया गया? सुमित्रा नंदन पंत रख लिया गया। और हिंदी का 10 वर्ष पर रखा गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हिंदी का शब्द शिल्पी भी इन्हीं को कहा जाता है। देखो कई उपनाम आ चुके हैं, तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। हिंदी का शब्द शिल्पी किसको कहा जाता है? शिल्पी नाम से इनकी एक रचना भी है, और शब्द शिल्पी भी इन्हीं को कहा जाता है। नारी मुक्ति का प्रबल समर्थक किसको माना जाता है? पंत जी को माना जाता है। संत सॉरी, यहाँ पर जो पंत जी हैं ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे, जिसकी वजह से ये पांडिचेरी भी गए थे। अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, इसके लिए पांडिचेरी गए थे। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 1938 ईस्वी में इन्होंने रूपाभ पत्रिका का संपादन कार्य भी किया था, जिसके लिए ये प्रतापगढ़ में रहे थे 6 साल तक। और ये जो पत्रिका है ये भी आप ध्यान रखेंगे कहाँ से निकलती थी? प्रतापगढ़ से निकलती थी रूपाभ पत्रिका। कला और बूढ़ा चांद 1959 में छपी थी, जिसके लिए जिसमें इन्होंने किसका चित्रण किया है? तो तत्कालीन राजघरानों की स्त्रियों की मनोदशा का कारुणिक चित्रण किया है। कारुणिक का मतलब, अगर कारुणिक चित्रण किया है तो जरूर वहां की जो स्त्रियां थी वो सुखी नहीं होंगी, है ना। बड़ा लगता है ना, राज रानी थी, महारानी थी मतलब जरूरी नहीं है कि जैसा हम देखते हैं या पढ़ते हैं वो सारी चीजें सच हों। तो कारुणिक चित्रण किया है एक कवि ने, ठीक है, तो जरूर वो दुखी रही होंगी। तो कला और बूढ़ा चांद में इन्होंने किया है, ये आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर पंत जी 1950 से 1957 तक आकाशवाणी नामक चैनल में परामर्शदाता भी रहे थे, ठीक है। तो ये भी बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उनकी अंतिम जो छायावादी रचना है वो गुंजन है, हमने अभी देख चुके हैं। 1932 में उनका समय है। लोकायतन जो महाकाव्य है, लोकायतन महाकाव्य गांधी जी के जीवन पर लिखा हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लगाइए कि किसके जीवन पर लिखा हुआ है लोकायतन? तो ये जीवनी है गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की, याद रखेंगे। और ये महाकाव्य है इसमें, लेकिन महात्मा गांधी के अलावा सभी जो पात्र हैं वो काल्पनिक लिए गए हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे महत्वपूर्ण कविताओं का जो संकलन है इन्होंने किया था चिदम्बरा।
चिदम्बरा नाम से किया था, जिस पर इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1968 में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? ये पंत जी को ही मिला है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो किसको कहा जाता है? इनकी एक रचना है पल्लव, उसको कहा जाता है। कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें साहित्य अकादमी मिला था। पंत जी को रोला छंद बहुत ही प्रिय था, यानी कि रोला छंद का ज्यादा यूज करते थे। रोला छंद इन्हें बड़ा ही अच्छा लगता था। पंत जी ने स्वयं ही युगवाणी को प्रगतिवाद के युग की वाणी कहा है, यानी कि जो युगवाणी है वो प्रगतिवाद के युग की वाणी है। इसको आप याद रखेंगे। इनकी एक कविता है परिवर्तन, उसमें सर्ववाद का रूप ग्रहण कराया जाता है। आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और ये नहीं सोचें कि ये लॉन्ग है। ये नोट्स है ना, ये अलग अलग मूल किताबों से बनाए गए हैं और कई जो प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनका भी इसमें निचोड़ है। और मतलब एक जगह पर आपको ना बिल्कुल क्या है कि एकदम क्लीन मिल रही है, तो इसको आप अच्छे से ग्रहण करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें प्लीज़। तो परिवर्तन कविता में सर्ववाद का रूप ग्रहण कराया गया। बाद में यह कविता अरविंद दर्शन की ओर उन्मुख हो गई। तो इसको आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर मौन निमंत्रण। इनकी एक कविता है मौन निमंत्रण, जिसमें रहस्यवादी भावना को अंकुरित किया गया था। ठीक है। जगत में प्रणय का जो महत्व है, प्रणय का महत्व इन्होंने किस कविता में दर्शाया है? तो इनकी एक कविता है भावी पत्नी के प्रति। ठीक है, भावी पत्नी के प्रति और स्मृति। स्मृति दो इनकी कविताएं हैं जिनमें इन्होंने प्रणय का महत्व बताया है। और नेक्स्ट देखेंगे पंत की एक रचना है खादी के फूल। इसको किसके साथ मिलकर के, मतलब सहयोगी कौन रहे हैं इसमें? तो ये हैं बच्चन जी। ठीक है, कौन रहे हैं? बच्चन जी। इनके सहयोगी के रूप में इन्होंने मतलब इस कविता में रहे हैं। लोकायतन जो गांधी जी की जीवनी है अभी हमने देखा, उस पर इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। देखो गांधी जी के बिल्कुल सिंपल है, गांधी और नेहरू बड़े ही मतलब करीबी थे, कुछ भी आप समझें। और लोकायतन पर, लोकायतन किसकी जीवनी थी? महात्मा गांधी जी की। और पुरस्कार किसके नाम से मिला? सोवियत लैंड नेहरू जी के नाम से। ठीक है, नेहरू के नाम से। तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो और पंत जी की चर्चित कुछ कविताओं की हम यहाँ पे बात करेंगे। ये भी ऐसा नहीं है कि पूछी नहीं जाती हैं, वो काव्य संग्रह हैं, ये कविताएं हैं, तो इनको भी आप ध्यान देंगे। संध्या, तितली, ताज, मानव बापू के प्रति, मानव और बापू के प्रति, अंधियारी घाटी में, काले बादल, ग्राम श्री, पर्वत प्रदेश में प्रवास, मिट्टी का गहरा अंधकार, वसंत, संध्या के बाद। एक इनकी रचना है संध्या और एक इनकी रचना है संध्या के बाद। दोनों कविताएं हैं, ध्यान देंगे। जग जीवन में चिरमहान, नौका विहार, भारत माता, ग्रामवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी एक ही है। नहान, ओनली नहान, गंगा नहान वगैरह, गंगा अलग है और नहान अलग है, ध्यान देंगे। दुरुत झरो, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, दुरुत झरो, ये ठीक है, पूछ ली जाती है। चांदनी और ग्रह काज, ग्रह काज, ठीक है, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट कविताएं हैं जो हमने यहाँ पर ली हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और लगनी भी चाहिए अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वो इजी वाले क्वेश्चन नहीं है कि आप, हाँ ठीक है, ये जिनका इंटरेस्ट आए, इंटरेस्ट की चीज़ें अब पढ़ना बंद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको लगती हैं कि ये नहीं आएंगी वही पेपर में पूछा जा रहा है। तो आप अच्छे से रिवीजन अगर चाहते हैं सफल होना, तो अच्छे से इनका रिवीजन कीजिए। और प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक करें, शेयर करें।